गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बात कर रहे हैं सीधे इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। किस पे है? इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस यानी कि जूरिस्प्रूडेंस का जो महत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चक्कर ये है ना कि जूरिस्प्रूडेंस का जो भी क्लियरली महत्व बताया गया लॉ के क्षेत्र में, बिना जूरिस्प्रूडेंस के कोई भी लॉ जो है क्रिएट नहीं हो सकता, सबमिट ही नहीं हो सकता। वजह है उसके लिए, चाहे वो न्यायाधीश हों, चाहे लॉ स्टूडेंट्स हों, चाहे प्रवक्ता हों, वक्ता हों, जो भी लॉ से जुड़े हुए क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए जूरिस्प्रूडेंस का जानना अति आवश्यक है। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि विदाउट जूरिस्प्रूडेंस के कोई भी एक्ट है या कोई भी लॉ का क्षेत्र है, कोई भी कानून है, आप जब तक पता ही नहीं कर सकते कि वो लोगों के कल्याण के लिए है या नहीं है। सीधी बात है कि तब तक आपको मेन जो चीज़ है जूरिस्प्रूडेंस से निकल के सारे चूंकि एक्ट आए हैं। कल मैं आपको बताया कि कल क्या कहा गया था, नीति शास्त्र में नीति शास्त्र का ही पक्ष रखता है ये, दर्शन शास्त्र का पक्ष रखता है, ये सिसरो ने बताया था जूरिस्प्रूडेंस को। किसने? सिसरो ने बताया था। तो हम बता रहे हैं आपको, सिसरो ने बताया था कि विधि शास्त्र दार्शनिक ज्ञान का पक्ष है। ये कल मैंने आपको बताया था कि सिसरो द्वारा बताया गया है कि विधि शास्त्र दार्शनिक ज्ञान का पक्ष है। सिंपल सी बात है, चूंकि सिसरो साहब जो थे वो एक फिलोसफर थे। वो एक फिलोसफर के हिसाब से उन्होंने बताया था कि हमारा ही जो दार्शनिक शास्त्र है उसके ही ज्ञान का पक्ष करता है। सिंपल सी बात ये है ना कि अल्पियन की जो डाइजेस्ट नामक पुस्तक थी, जिनमें उन्होंने बताया था कि चाहे विधि शास्त्र धर्मशास्त्र हो, ठीक है, चाहे विधि शास्त्र धर्मशास्त्र हो या प्लस नीति शास्त्र हो या फिर दार्शनिक शास्त्र हो, इन तीनों का पक्ष करता है, इसीलिए ये उचित है। मेन पॉइंट तो अगर अब धर्मशास्त्र में चूंकि पक्ष किया ही है, क्योंकि कोई भी धर्म नहीं बताएगा कि आपको गलत कार्य करना है, गलत चीज़ों को अमल में लाना है, यानी कि तो धर्मशास्त्र का भी परिचय जो है पक्ष करता है विधि शास्त्र जूरिस्प्रूडेंस है, और जो नीति शास्त्र है उसका भी जूरिस्प्रूडेंस पक्ष करता है। इसी हिसाब से दार्शनिक शास्त्र का भी, दार्शनिक शास्त्र के ज्ञान का भी पक्ष करता है। इसलिए सिसरो ने इस बात को मान्यता दी थी, ठीक है। हालांकि इसमें एक और वैज्ञानिक हुए हैं अपने भाई साहब हैं, जो बकलैंड के नाम से ही आपको साफ तौर पर ज्ञात हो जाता होगा कि बकलैंड का कोई काम नहीं है सिवाय बकवास करने के। तो बकलैंड ने बताया था कि जो ऑस्टिन ने परिभाषा दी है, जो डेफिनेशन ऑस्टिन की थी, वो बड़ी ही संकुचित और बहुत ही शॉर्ट थी। ये कहना था किनका? बकलैंड का। तो बकलैंड द्वारा बताया गया, बकलैंड ने फरमाया था कि ऑस्टिन की डेफिनेशन बहुत ही संकुचित और संक्षिप्त है ना, ये उन्होंने बताया था, बहुत ही संकुचित और संक्षिप्त है। तो सिंपल सी बात ये है, चूंकि ऑस्टिन ने जिस हिसाब से बताया था वो आज के युग के लिए, यानी कि आज वर्तमान समय को देखते हुए इतनी डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि बकलैंड ने इससे और भी ज़्यादा बकवास करते हुए यानी बताया था कि इसकी विस्तृत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के युग में इतनी बात बोल देना, सिर्फ ऑस्टिन ने बताया कि भाई दर्शन शास्त्र का ज्ञान है, या एक प्रकार से बिल्कुल इतनी छोटी भाषा नहीं होनी चाहिए। बकलैंड साहब ने इसका विरोध किया था। हालांकि आज हम जो बात बताने जा रहे हैं वो है हमारा विधि शास्त्र का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की सबसे बड़ी बात आप पहले जान लीजिएगा कि कोई भी जूरिस्प्रूडेंस है, ठीक है ना, चाहे वो मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस हो या हिंदू जूरिस्प्रूडेंस हो या फिर खुद उनके पीछे जूरिस्प्रूडेंस क्यों है? क्योंकि वो सारे जितने भी एक्ट्स हैं या जितने भी चाहे स्टेट एक्ट हों या सीधे हमारे इंडिया में केंद्र के जितने भी एक्ट हैं, सेंट्रल एक्ट बोलते हैं जिनको, तो वो विदाउट जूरिस्प्रूडेंस की उद्देश्य के बगैर कभी भी सामने नहीं आए। क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस का उद्देश्य है कि लोगों का कल्याण कैसे हो, लॉ के क्षेत्र में कल्याण कैसे हो। क्योंकि कोई एक जमाना हुआ करता था जब राजा महाराजा मुखिया, ठीक है ना, कौन कौन से पहले क्राउन थे, ठीक है ना,
क्राउन थे, प्रिंसेस, ठीक है, इसके बाद में किंग है ना। इन सब का पहले कभी ज़माने में राज हुआ करता था। जो इन्होंने कह दिया वो सुप्रीम ताकत है, यानी कि इनको संप्रभु शक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संप्रभु शक्ति, ठीक है, यानी यही सब कुछ सुप्रीम थे। तो अब हम बात करते हैं जैसे सुप्रीमो शक्ति ने जो कुछ कह दिया वो वहाँ की प्रजा के लिए हालांकि कानून बन गया। मैंने एक बात और कल बताई थी कि सिगरेट जो हमारे इंडिया में हालांकि उसे पीना, वैसे तो देखिए मैं आपको बात बता दूं, भारत सरकार तंबाकू बैन पे बराबर रोक लगाती है, लेकिन लोग उसे पीते हैं, लोग उसे बेचते भी हैं सिगरेट को। हमारे यहाँ पे उस पर कोई एक एक्ट नहीं आया है, यानी कि एक्ट तो है लेकिन ऐसा कोई बाध्यकारी नियम नहीं है जिससे कि लोगों को पीने में अपराध माने और या फिर सिगरेट के बेचने में रोक लगाने के लिए विशेष कदम हों। ऐसी चीज़ें जितनी मतलब अन्य देशों में है, जैसे कि अन्य देशों में तो यहाँ तक की है कि सिगरेट की स्मगलिंग की जाती है। वजह है उसकी कि वहाँ के लिए, वहाँ के कानून में ऐसे मादक पदार्थ वहाँ के लिए अपराध हैं, ऑफेंस है। क्या है? ऑफेंस, और वो भी बिग ऑफेंस, जिसे हम बोलेंगे मेजर ऑफेंस, मेजर ऑफेंस। तो ये वहाँ के लिए मेजर ऑफेंस आएगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे देखिए ऑफेंस के कितने प्रकार के होते हैं। ऑफेंस एक तो मेजर ऑफेंस हो गया, सेकेंडली हो गया माइनर। कौन सा है? माइनर ऑफेंस। अब माइनर ऑफेंस का क्या है? माइनर ऑफेंस वो होते हैं जिनमें कि किसी भी ऑफेंस में 7 साल तक सजा हो। कितने में? 7 साल तक सजा होना चाहिए, यानी कि 7 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती है। माइनर ऑफेंस का ये मतलब है। और मेजर का ये सीधा सीधा मानना है कि कम से कम 7 साल तो होगी ही, लास्टली जीवन, आजीवन और फांसी भी हो सकती है। तो ये मेजर बताता है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे जो मामूली घटित तौर पे अपराध हैं वो ज़्यादातर आईपीसी की धारा 380, ठीक है ना, चोरी यानी कि, ठीक है, 392। हालांकि मेजर ऑफेंस में आता है लेकिन फिर भी कई ऐसी सिचुएशनों को देखते हुए इसे माइनर भी मान लिए जाते हैं, ठीक है। और भी लड़ाई झगड़ा, मारपीट, 148, 504, 506 ये सब जो है माइनर हो गया। और मेजर कौन सा हो गया? मेजर हो गया सीधे, मैं आपको बता दूं, मेजर है जैसे कि 302 है हत्या, 307 है, ठीक है ना, हत्या का प्रयास, 304 है गैर इरादतन हत्या, और आपका 376 है रेप, ठीक है जी। तो ये सारे जो ऑफेंस हैं ये मेजर ऑफेंस कहलाएंगे। तो ऐसे इस प्रकार से कुछ मैं बताया था कि जो विधि शास्त्र का जो भी महत्व है, इनके लिए जो भी वास्तुक विधि बनाई गई है, ठीक है, वास्तुक विधि को जानना जरूरी है। वास्तुक विधि को जानना कैसे जरूरी है? जब तक कि वकील, लॉ स्टूडेंट, ठीक है, या विधि से जुड़े हुए कोई भी पेशेगार यदि वो विधि के महत्व को नहीं समझेंगे, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस के महत्व को नहीं समझेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, तब तक वह यह नहीं समझ पाएंगे कि जो वास्तुक विधि है उसका आखिर में मतलब क्या होगा, कैसे दंड प्रक्रिया को आगे लाया जाएगा, कैसे ट्रायल किया जाएगा और कैसे अपराधी को दंड दिया भी जाएगा या नहीं दिया जाएगा। चूँकि दंड की भी कई विधियाँ हैं, निश्चयात्मक विधि है, ठीक है, और अब किस विधि में उसे दंड दिया जाएगा, हालांकि हमारे जो इंडिया में चल रही है उसी हिसाब से। अब ये तो नहीं है कि जो सीरिया और अन्य देशों में है जहाँ पे आँख के बदले आँख, ठीक है, हाथ के बदले हाथ, इस प्रकार का दंड तो हमारे इंडिया में दिया नहीं जाता है। तो विधि शास्त्र ये नहीं कहता है कि आप कौन से प्रकार का दंड दें, लेकिन हाँ ये जरूर कहता है कि दंड के इतने प्रकार होते हैं, यानी पूरी तरह से समझाने का उद्देश्य जो है वो विधि शास्त्र का है, और विधि शास्त्र ही कानून का जन्मदाता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं? कोई भी सेक्शंस, कोई भी आर्टिकल, कोई भी लॉ क्षेत्र जिसका जन्म हो रहा है वो बिना विधि शास्त्र के जन्म नहीं हो रहा है। तो हम विधि शास्त्र के इस महत्व को समझें। नेक्स्ट हम कुछ इसमें जैसे सामंड है, सामंड ने भी इसमें अपना एक जो है सिद्धांत दिया है कि विधि शास्त्र नागरिक विधि का ज्ञान है, ठीक है। और बिना, चूंकि आपको बता दें कि जूरिस्प्रूडेंस जो है थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट माना जाता है लॉ का क्षेत्र में, क्योंकि ये जिन्होंने बनाया उन्हें भी समझ में नहीं आया, तो थोड़ा समझने में आपको हो सकता है समय लगे। हालांकि इतना भी ज़्यादा कठिन नहीं, बस एक बार खाली आप जो है रोड पे चलें, उसके बाद में 4 लाइन आपको पकड़ने में समस्या नहीं आएगी। तो अब एक हम दूसरे इसमें भाई साहब हैं, मैं बुक की थ्योरी के माध्यम से आपको बताऊं। बुक की थ्योरी यहाँ पे कुछ जैसे बोलती है, एलन है,
अपने एक एलन भाई साहब हैं, उनके द्वारा देखते हैं क्या कहा गया है। एलन, तो एलन फरमाते हैं इसमें, एलन बताते हैं कि विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों की वैज्ञानिक समन्वय है। क्या बताते हैं जी? विधि शास्त्र विधि के आवश्यक, ठीक है, सिद्धांतों का वैज्ञानिक समन्वय। ठीक है, ये एलन ने कहा है जी। एलन भाई साहब बोलते हैं कि विधि शास्त्र जो है वो विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक समन्वय है। इसका साफ तौर पे मतलब ये है कि जो विधि शास्त्र है यानी जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस में बहुत सारी लोगों ने, बहुत सारी जो विधि शास्त्र हैं उन्होंने अपना जो है एक मत प्रकट किया, समन्वय प्रकट किया, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो है बात को रखा और अलग अलग तरीके से जरूर रखा है, लेकिन सभी लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से जूरिस्प्रूडेंस से सहमत हुए हैं कि जी जूरिस्प्रूडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे बताया था ना कि चूंकि जूरिस्प्रूडेंस बताया था कि एक खाली औपचारिक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि विज्ञान में हमको कारण और क्यों का मालूम चलता है, ठीक है, और जूरिस्प्रूडेंस बताता है कि उसका उद्देश्य और कब किसी भी अपराध के पीछे। जैसे मैंने कल आपको एक फॉर्मूले के तहत समझाया था, फॉर्मूले में आपने एक बार मैं और भी रिवीजन के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम इस डेफिनेशन को थोड़ा बाद में समझेंगे। क्या है ना कि हम एक साइड लिख लेते हैं जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस, और दूसरी साइड हम लिख देते हैं साइंस, ठीक है। साइंस बताता है कि साइंस का कोई भी काम हुआ है, कोई भी कार्य हुआ है, ठीक है, साइंस के मार्फत से, तो उसमें कारण क्या था, क्या क्या था, कारण क्या था, ठीक है। साइंस कहता है कि उस काम के पीछे कारण क्या था और दूसरा वो क्यों हुआ, ठीक है। तो हमें साइंस दो चीज़ें समझाती है, एक तो कारण और दूसरा क्यों। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेविटी का देख लें कि सेब जो है वो पेड़ से क्यों गिरा, ठीक है, तो हमारा क्यों निकल आया, और दूसरा उसके पीछे कारण क्या था, ठीक है। तो इन दो चीज़ों की जिज्ञासाओं को जो शांत करता है ना, वो साइंस कहलाता है। जैसे जो हमारी जिज्ञासा को शांत करता है कि कारण था चूंकि ग्रेविटी का मामला है, क्यों गिरा, ग्रेविटी के कारण गिरा, ठीक है, तो ग्रेविटी के कारण गिरा सेब, तो ये हमारे इधर पे मामला आ गया। अब जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से देखेंगे कि कोई भी अपराध हुआ है तो वो क्यों हुआ है, तो साफ तौर पे एक ही बात निकल के आती है कि अपराध हुआ है तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ठीक है, और कब। इन दो चीज़ों को समझ लीजिएगा कि कोई भी अपराध करने को अपराधी का जो एक्सक्यूट है उसका उद्देश्य क्या था। मान के चलिए किसी का कोई चोरी करता है तो चोरी के पीछे जो, या हत्या करता है तो हत्या के पीछे उद्देश्य क्या था, ठीक है, और दूसरा फिर कब, ठीक है। तो अब ये दो चीज़ों के बारे में जब हम जानकारी कर लेते हैं तो फिर हमको क्या चाहिए होता है, इन दोनों के बारे में फिर बाद में हमें ट्रायल में फिर एविडेंस चाहिए होता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हमको निष्कर्ष, यहाँ पे हमें निष्कर्ष चाहिए होता है। जैसे कि भौतिकवादी दुनिया में मैं आपको बता दूं दो चीज़ें और भी होती हैं। अभी हाल ही में जो ग्रेविटी का मैंने उदाहरण दिया है, सेकंड उदाहरण हमारा जैसे सौरमंडल पे घटित होने वाली ये घटना है कि लोग बताते एक कारण स्पष्ट आ जाता है कि आप ये बताइएगा कि दिन और रात क्यों होता है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने बताया भाई कि दिन रात इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, इस लिहाज से तो हमको ये कारण मालूम चल गया, ठीक है, और क्यों होता है उसका भी पता चल गया। इस जिज्ञासा को हमने शांत किया जो है साइंस के माध्यम से। लेकिन यदि हम किसी भी ऑफेंस पे जाएंगे तो ऑफेंस बताएगा कि किसी ऑफेंस को करने से पहले उस अपराधी का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य हमें नॉलेज कौन कराएगा, जूरिस्प्रूडेंस। और कब, ये कब का भी हमारी जिज्ञासा जो शांत हुई और उद्देश्य की जिज्ञासा भी शांत हुई, और इसके बाद में फिर हमारा काम रह जाता है एविडेंस जुटाना, एविडेंस कलेक्ट करना, कलेक्ट दी एविडेंस, ठीक है। तो ये हमारा ये विधि शास्त्र के महत्व को, यानी कि हम आप समझा रहे हैं, तो विधि शास्त्र के महत्व का पूर्ण रूप से यही मानना है कि जब तक कि आप जो है न्यायाधिवक्ता हैं या आप जो है अधिवक्ता हैं, तब तक आप जूरिस्प्रूडेंस आपके लिए कितना महत्व रखता है, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आपको। विदाउट जूरिस्प्रूडेंस तो मुझे लगता नहीं है, तो विदाउट जूरिस्प्रूडेंस के आप जो है कि आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है, या इसके बगैर कोई भी आप आर्टिकल को, कोई भी आप सेक्शन को, कोई भी एक्ट को समझ पाएंगे। तो ये चूँकि एक
ऐसा समझ लीजिए कि जिस हिसाब से पूरे अपने शरीर में जितना महत्व आँख का होता है, ठीक है ना, हमारी आँखों का जितना महत्व होता है, विदाउट आँखों के हम कुछ देख नहीं सकते, ऐसे ही जूरिस्प्रूडेंस के बगैर हम लॉ के क्षेत्र को देख नहीं सकते, ठीक है, ये महत्व होता है। अब हम डेफिनेशन समझा रहे थे, तो हम फिर उसी डेफिनेशन पर चलते हैं। हमारी डेफिनेशन थी जिनके एलन के अनुसार, ठीक है। तो एलन भाई साहब जो हैं, एलन भाई साहब क्या कहते हैं कि विधि शास्त्र के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक समन्वय, ठीक है। एलन भाई साहब बता रहे हैं, हालांकि भाई साहब नहीं है, बहुत बड़े विधि शास्त्री हैं, आप लोग भाई साहब मत समझना। तो एलन भाई साहब बता रहे हैं कि विधि शास्त्र के आवश्यक जो सिद्धांत हैं, ठीक है, कौन कौन से आवश्यक सिद्धांत हैं, ठीक है, इन सब का वैज्ञानिक समन्वय, यानी कि जो भी विधि शास्त्र में बताया गया है, जितने भी सिद्धांत बताए गए हैं, उनका एक शॉर्ट डेफिनेशन के तौर पे हम समझ सकते हैं कि सभी वैज्ञानिकों ने उस पर अपना समर्थन दिया है, और इसलिए ये सभी वैज्ञानिकों की तरफ से सभी लोगों ने यह माना है, यानी कि सभी विधिशास्त्रियों ने ये माना है कि विदाउट जो है जूरिस्प्रूडेंस के हमारा जो ज्ञान है लॉ के क्षेत्र में वो एक वैसे ही अधूरा है जैसे कि शरीर में आँखों की जितनी ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमें लॉ के क्षेत्र में जूरिस्प्रूडेंस के बगैर हम लॉ के क्षेत्र को नहीं जान सकते हैं, ठीक है। और उसमें सभी वैज्ञानिकों ने अपना अपना समन्वय समर्थन दिया है, इसलिए जो विधि शास्त्र है वो सभी विधि शास्त्रियों के समन्वय का एक मान के चलिए एक मजबूत स्तंभ है, ठीक है। ये एलन भाई साहब बताते हैं, ठीक। नेक्स्ट हैं ग्रे भाई साहब। कौन से हैं? ग्रे भाई साहब। तो ग्रे भाई साहब क्या बताते हैं इनके अनुसार ये कि ये उन नियमों का मूल में निहित सिद्धांतों का स्पष्ट है और क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कराता है जिन्हें न्यायालय द्वारा अपनाया जाता है, ठीक है। ये बताते हैं कि विधि शास्त्र जो है वो क्रमबद्ध, ठीक है, नियमों का ज्ञान कराता है। कौन सी नियमों का ज्ञान कराता है? जो कि न्यायालय मीन्स, ठीक है जी, ऑनेबल जस्टिस मतलब न्यायालय द्वारा, ठीक है, प्रयोग किया जाता है या लाया जाता है, जो भी है, ठीक है। ये समझ में आएगा कि जिनका मतलब प्रयोग न्यायालय में होता है उन सभी नियमों का ये ज्ञान कराता है। कौन? जूरिस्प्रूडेंस। कौन बता रहे हैं? अपने ग्रे भाई साहब, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशंस बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, जरा देखें कोई। तो दो डेफिनेशन ये हमें समझ में आई है ना, ग्रे भाई साहब की और एलन भाई साहब की, ठीक है। हमने दो चीज़ों को समझा, अभी हम एक नेक्स्ट और भी चीज़ समझ लेंगे इसमें एक और भाई साहब हैं जो कीटन नाम है जिनका, प्रोफेसर कीटन है। तो ये भी बताते हैं कि विधि के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान मात्र माना है इन्हें, और इनका जो है मत जो था वो सामान्य सिद्धांतों के व्यापक अर्थ में, यानी उनका विस्तृत अध्ययन तथा क्रमबद्ध व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करता है। क्रमबद्ध व्यवस्था वही है कि कैसे, चूँकि एक क्रम होता है कोई भी लॉ के क्षेत्र में। देखिए, एक क्रम होगा कि कोई मान के चलिए राज्य सरकार के विरुद्ध अपराध हो गया है, ठीक है, या ऐसा मान के चलिए ज़्यादातर मामले में ऐसा किया जाता है कि राज्य सरकारें जो है राष्ट्रपा की कार्रवाई कर देती हैं इतनी अपराधियों पे। बड़ी वाली बात ना जान करके हम थोड़ा सा एक छोटे उदाहरण से चलते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए, कि मान के चलिए किसी पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो गई, होती होंगी आपके आसपास क्षेत्र में, तो उन पर क्रमबद्ध तरीके से आजकल उत्तर प्रदेश में ऐसा चल रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सा क्रम सही है कौन सा क्रम गलत है, क्योंकि वो पॉलिटिकल मामले काफ़ी हैं, लेकिन अपनी बात को बताने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि लगा दिया गया किसी के ऊपर गैंगस्टर, ठीक है, तो जिला मजिस्ट्रेट सबसे पहले तो पुलिस जाएगी और अपराधी को, गैंगस्टर वाले को उसे पहले पकड़ के लाएगी,
दूसरा फिर न्यायालय में पेश करेगी। कहाँ पेश करेगी? न्यायालय में। न्यायालय गुण दोष को देखते हुए उसे जेल भी भेज देता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके पहले पुलिस जो है रिपोर्ट देती है इसके संबंधित हमारे थाना क्षेत्र में ऐसा ऐसा अपराधी है, इसके खिलाफ में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जानी चाहिए। तो जिले का जो मजिस्ट्रेट होता है, यानी जिसे डीएम बोलते हैं, जिला कलेक्टर, वो उस पर आदेश कर देता है। इस हिसाब से पुलिस द्वारा गैंगस्टर में मुकदमा भी लिख लिया जाता है। ठीक है। तो ये क्रमबद्ध हो रहा है ना सब कुछ। तो क्रमबद्ध इस प्रकार से होएगा। अब क्रमबद्ध चला, फिर मुकदमा लिखा, फिर मुकदमे के बाद में फिर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद में फिर क्या हुआ? फिर उसे जेल भेज दिया गया। जेलों के बाद फिर क्या हुआ? फिर उसे अंडर सीआरपीसी जमानत दी या दंड दिया, जो भी है। तो ये सब क्रमबद्ध नियमों के जो ज्ञान है, जो जिन्हें कोर्ट प्रयोग करता है, जिनके अंतर्गत जिस कोर्ट चल रही है। ठीक है। चाहे वो सिविल लॉ हो, सिविल कोर्ट हो तो वो सिविल लॉ के अंतर्गत चल रही है। ठीक है। और दंड न्यायालय है तो वो अपने सीआरपीसी आईपीसी के हिसाब से चल रहा है। ठीक है। और यदि कंपनी के लिए कंपनी कोर्ट है, कई कोर्ट ऐसे भी है जैसे कि उपभोक्ता न्यायालय है, फैमिली कोर्ट है। तो कहीं ना कहीं सभी चीज़ों के लिए जो लॉ बनाया है वो क्रम तरीके से बनाया है। पहले ये करना, पहले ये करना, फिर बाद में ये करना, ऐसे करके कोर्ट जो चल रही है, उस नियमों के जो जिनको कोर्ट प्रयोग करता है, यानी न्यायालय जिन नियमों का प्रयोग करता है, उन सब को ज्ञान जो कराता है, उसी को जूरिस्प्रूडेंस कहा गया है। ये ग्रे भाई साहब ने बताया है। ठीक है। सॉरी, ग्रे भाई साहब ने नहीं, ये चूंकि कीटन भाई साहब ने बताया, आप माफी चाहेंगे। ये कीटन भाई साहब ने बताया, प्रोफेसर कीटन भाई साहब ने। ग्रे भाई साहब ने तो थोड़ा ही बताया था, ये बताया था प्रोफेसर कीटन ने। ठीक है। ये गलत हो गया थोड़ा सा, तो ये बताया किसने? कीटन भाई साहब ने। ओके। अब हमें आगे बढ़ना है। अब विधि शास्त्र की प्रकृति के बारे में, यानी कि नेचर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। हालांकि ये ज़्यादा इतना महत्व नहीं है, तो इसमें थोड़ा ही है कि जिस प्रकार संविदा, अपकृत विधि, दंड प्रक्रिया संहिता या न्याय, आयकर आदि कानून का विशिष्ट परिस्थितियों में समस्याओं का हल निकालने के लिए जो किया जाता है, जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, कोई भी लॉ है, चाहे वो आप समझ लीजिएगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इन सभी के जानने से पहले उनका क्रमबद्ध ज्ञान कैसे उसे आगे बढ़ाएंगे, इन सब की चीज़ों का जो स्पष्ट रूप से इनका जो जन्म है या इनकी जो सबसे प्रथम श्रेणी है, कहीं ना कहीं जूरिस्प्रूडेंस की अलावा और कहीं से निकली नहीं है। बस खाली इसमें जूरिस्प्रूडेंस का यही मात है कि विदाउट जूरिस्प्रूडेंस के कोई भी लॉ में क्षेत्र में कदम रखना यानी कि अधूरे ज्ञान के बराबर है, और जो विदाउट जूरिस्प्रूडेंस के ज्ञान के संभव नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे कि विधि शास्त्र का जो क्षेत्र है, वैसे तो विधि शास्त्र का क्षेत्र जो है, इसके विस्तार के संबंध में काफ़ी विचार है कि विधि शास्त्र का क्षेत्र कहाँ कहाँ है। ठीक है। जैसे डीन रास्को पांडु के द्वारा क्या कहा गया है, मैं डीन रास्को पांडु द्वारा बताया गया है इसमें विधि शास्त्र का अब हम लोग क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक है। तो विधि शास्त्र का क्षेत्र, इसमें एक भाई साहब हैं जो इनका है डीन रास्को पाउंड। कौन से हैं? डीन रास्को पाउंड। ठीक है। डीन रास्को पाउंड ने क्या फरमाया? डीन रास्को पाउंड ने बताया कि इसमें जो है ऑस्टिन के विचार से विधि शास्त्र जो है वो निश्चयात्मक विधि यानी कि पॉजिटिव लॉ के अध्ययन तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। सीधी बात यह है कि जो ऑस्टिन ने बताया था वो बहुत ही छोटी भाषा बताई थी, जिसको बकलैंड ने विरोध किया था। ठीक है। बकलैंड ने ये कहा था कि चूंकि ऑस्टिन ने जो बताया है वो बहुत ही संकुचित है, आज के वर्तमान युग में इतनी परिभाषा नहीं होनी चाहिए, उसे विस्तृत बताना चाहिए। अब डीन रास्को पाउंड यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो ऑस्टिन के विचार से विधि शास्त्र का क्षेत्र केवल निश्चयात्मक विधि यानी कि पॉजिटिव लॉ के अध्ययन तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। अब निश्चयात्मक विधि से उनका अभिप्राय उस विधि से है जो राज्य के संप्रभुताधारी शासन द्वारा नागरिकों के प्रति लागू की जाती है। ठीक है। डीन रास्को पाउंड का मतलब यह है कि जो राज्य के द्वारा जो संप्रभु शक्ति है, देखिए राज्य क्या है? राज्य है संप्रभु, ये राज्य है। ये जो शक्ति है ये किसको दी गई है? ये दी गई है राज्य को। ठीक है। जैसे यूपी है, बिहार है, ये राज्य को है।
अब इसने जो भी कानून बना दिया है, ये कानून कैसे बनाता है? जनता के लिए बनाता है और जनता से बनाता है। कैसे? जनता से कैसे बनाता है, पहले इस बात को समझें। जैसे कि कोई भी संप्रभु शक्ति है, ठीक है, ऐसे इंडेक्स में हम समझते हैं ये संप्रभु शक्ति कब है? जबकि जनता सबसे पहले, ये यहाँ पे जनता है, ठीक है, जनता यानी हम लोग। अब जनता ने क्या काम किया? जनता ने यहाँ पे एमएलए चुन करके भेजे, ठीक है, एमएलए चुन करके भेजे हैं। कहाँ पे भेजे हैं? विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में पहुँच गए एमएलए। उसके बाद में अब इनका ही सीधा एक सीएम हो गया, सीएम, ठीक है, संप्रभु शक्ति है, जो भी कानून बना दे, ठीक है। अब कानून जो भी बना दे वो जनता के लिए मान्य है, तो ऐसी जो भी शक्ति है वो संप्रभु शक्ति राज्य की कहलाएगी। अच्छा, दूसरा काम भी होता है। दूसरा काम ये है कि सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट, तो वहाँ पे एमपी चुन के जनता ही भेजती है, तो जनता अपनी जो है सरकार को चुनती है। चक्कर क्या है ना कि जनता बड़ा बिजी है, जनता के पास काम नहीं है, मतलब जनता के पास समय नहीं है कि ये छोटे छोटे काम करे, ठीक है। जनता इतना बिजी, जनता जितना बड़ा आदमी कोई नहीं है। तो हम लोग क्या है, जनता में आते हैं तो हम लोग बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जो है कानून बनाएं, या हम लोग जो है लखनऊ बैठें या पटना बैठें या मुंबई में बैठ करके जो है शासन चलाएं प्रदेश पे। हमारे पास टाइम नहीं होता। हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग बिजी आदमी, हम लोगों ने वोट दिया, अपना एमएलए भेजा और उनको कह दिया तुम जाओ तुम हमारा काम करो, ठीक है। अब वो फिर चुनाव जीत करके फिर पहुंच जाते हैं, फिर वो पहुंचेंगे सीधे संप्रभु, सुप्रीम पावर बन गए। अब वो उन्होंने जो कुछ भी कानून बना दिया वो हम ही लोग फिर फॉलो करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने क्या काम किया कि हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया कि अपनी सुविधा के लिए, हम लोगों ने सुविधा के लिए चुना उनको, ठीक है, इसलिए कि हम लोगों को कोई दुख ना हो, हम लोगों की कोई तकलीफ ना हो, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं। अब पहले तो राजा महाराजाओं का ज़माना था, पहले उन्हें कोई चुनता नहीं था, वो सीधे पिता के बाद पुत्र राजा बनेगा, पुत्र के बाद फिर उनका पुत्र, पुत्र के बाद फिर उनका पुत्र, इस प्रकार से, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके ही शासनकाल में हम लोग जीवित थे। अब ऐसा है कि हम लोग भी अपना 5 साल में हमें मौका दिया जाता है कि 5 साल में हम अपनी संप्रभु शक्ति को, यदि वो गलत है तो जनता उसका निर्णय ले, ठीक है, चेंज कर सके, बदल सके। बावजूद इसकी ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हम कम से कम अपनी संप्रभु शक्ति को, जिसका काम है कि हमारे कल्याण के लिए काम करे, हमारे सुख के लिए काम करे, किसके सुख या कल्याण के लिए। लेकिन ऐसा हो पाता है? कितने लोग सहमत हैं इससे? हो पाता है ऐसा? तो ऐसा हो नहीं पाता है, ठीक है। अब क्या है कि तब ऐसा नहीं हो पाता, या भाई चक्कर ये है ना कि 100 में से 100% जो आवाम है वो तो पूरी तरह से संतुष्ट होएगी नहीं। हाँ, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि हाल ही में कुछ ऐसे कानून बना दिए जाते हैं। अभी देखिए, अभी किसानों के लिए कानून बना दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया था, बाद में फिर उस पर विरोध हुआ, जनता ने विरोध किया, खुद किसानों ने विरोध किया, उन कानून को वापस लेना पड़ा। हालांकि उस पर कई जो है भारत में न्याय विभाग के लोग हैं, उनका ऐसा कहना था कि जो कानून है वो किसानों के लिए, उनके फ़ायदे के लिए है। लेकिन फ़ायदे के लिए था या नहीं था, ये चूँकि पॉलिटिक्स मैटर थोड़ी ज़्यादा उसमें बू आ रही है और किसानों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो उन्होंने वो कानून को वापस करवा लिया है। ये पहला ऐसा मामला हुआ था, इसमें सीधे सीधे जनता ने विरोध सीधे संप्रभु शक्ति का, और तो बात अलग है। यानी कि इसमें एमएलए सब कुछ, एमएलए तो विरोध करेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो संप्रभु शक्ति के ही अंश हैं, ठीक है, यानी कि हिस्से हैं, तो क्या काय को विरोध करेंगे। तो सीधे जनता ने अपने कानून जो उसके हित में लाने के नाम पे बात हो रही थी, उसका विरोध हुआ और लॉ वापस हुआ, जो फार्मर लॉ किसानों के लिए जो बनाया जा रहा था। तो ऐसी जो संप्रभु शक्तियाँ हैं, ये हमारे न्याय हमें कैसे सुलभ तरीके से मिल सके और हमारी कोई भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा खड़ी ना हो, इसके लिए जो है संप्रभु शक्ति होती है। और वो जो कानून बना देती है, सेंट्रल लेवल पर बनाया जाएगा तो पूरे इंडिया में लागू होगा, यानी पूरे क्षेत्र में, और अगर स्टेट लेवल पर बनाया जाएगा तो स्टेट संप्रभु स्टेट पे लागू करवाएगी, ठीक है। तो ये जो है मामला था। तो डीन रास्को पांड बता रहे हैं कि जो संप्रभु शक्ति हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो बनाया गया जो भी कानून है, यानी कि
ऑस्टिन बता रहे हैं कि निश्चयात्मक विधि तक उनका क्षेत्र जो है डीन रास्को पॉइंट बता रहे हैं कि ऑस्टिन के अनुसार जो है एक निश्चयात्मक क्षेत्र तक ही उनकी बात को रहना चाहिए। अब आगे क्या है कि आगे थ्योरिकल में संप्रभु शक्ति को बता दिया है, तो संप्रभु शक्ति तो भाई वही है कि जनता के हित के लिए, कल्याण के लिए कानून बनाती है और जनता को फिर फॉलो करना होता है। जो फॉलो नहीं करता है फिर उसे निश्चयात्मक दंड के तहत उसके जो है दंड दिया जाता है। ठीक है, क्लियर क्लियर है ब्रजन। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसमें। देखिए फिर वही सामान्य की नागरिक विधि आ गई है, सिविल लॉ। तो उसको अभी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और विधिशास्त्र विधि का दर्शन ये हम चूंकि पढ़ चुके हैं इसमें। अब नेक्स्ट हमें इसमें देखना है कि विधिशास्त्र नागरिक विधि का ज्ञान है, इसको हम सामान्य के अनुसार ये बिल्कुल पढ़ ही चुके हैं। लेकिन एक बार यदि आप इसमें कहें तो मैं इस चीज़ को और भी बता दूं कि विधिशास्त्र क्यों जो है विज्ञान है नागरिक विधि का। अभी इस चीज़ को समझने के लिए हालांकि मैं इस डेफिनेशन पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने इस पर कल वीडियो बना दिया था, तो आप पार्ट नंबर 2 चूँकि डला हुआ है उसको आप देख सकते हैं। और हॉलैंड के बारे में मैंने कल ही बता दिया था। ठीक है, हॉलैंड की फिर चूँकि उतनी ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। अब मैं सीधे तौर पे बताऊंगा आपको कि प्राकृतिक विधि सिद्धांत का विकास। ठीक है, तो नेचर लॉ डेवलपमेंट ऑफ, क्या पढ़ेंगे हम, नेचर लॉ डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। ठीक है, नेचर लॉ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये प्राकृतिक जो विधि है इसका जो विकास कैसे हुआ है। ठीक है,